दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीदें करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आइए फिर एक न्यू टॉपिक को देखा जाएगा जिसका नाम है मेवाड़ मुकुट। मेवाड़ मुकुट हर बार हर एक बोर्ड के पेपर में क्लास 10 के बोर्ड के पेपर में बार बार पूछा जाता है। इसके सर्गों के बारे में पूछा जाता है, इसके नायक के बारे में पूछा जाता है। मेवाड़ मुकुट को देखा जाएगा और इसको लिखने का प्रयास किया जाएगा और कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास किया जाएगा और पूरी तरीक़ा से समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए पहले मेवाड़ मुकुट में कौन कौन कैसे प्रश्न आते हैं इसको देखा जाए, फिर मेवाड़ मुकुट को स्टार्ट किया जाएगा। सबसे पहले इसका अभ्यास प्रश्न है जो उसको देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के अरावली सर्ग का सारांश लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की लक्ष्मी सर्ग का सारांश लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, मेवाड़ मुकुट के प्रताप सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, मेवाड़ मुकुट के दौलत सर्ग, ये सब सर्ग है, 107 सर्ग है, उसी सर्ग का सर्ग नाम नहीं दिया बल्कि सर्ग में कौन आते हैं उनका नाम दिया है। 6वें नंबर पर मेवाड़ मुकुट के पंचम सर्ग का सारांश लिखे। देखिए यहाँ पे पंचम बोल दिया है। फिर 7वें पे मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के पृथ्वीराज सर्ग की कथा सारांश अपने शब्दों में लिखिए। मेवाड़ मुकुट के 7वें सर्ग यानी भामाशाह के बारे में कथानक का सारांश लिखिए। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक कौन हैं, उनकी चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। मेवाड़ मुकुट के आधार पर भामाशाह का चरित्र चित्रण कीजिए तथा यह भी बताइए कि उनसे आपको क्या प्रेरणा मिले। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन बनेगा मात्र मेवाड़ मुकुट से। अभी और क्वेश्चन है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसके रचना उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट कीजिए कि कवि अपने प्रयत्न में कहाँ तक सफल हुआ। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर राणा प्रताप और भामाशाह के मध्य हुए वार्तालाप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये सब का सब मेवाड़ मुकुट जो पढ़ा जाएगा उसका इतना क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन बना है और इसी क्वेश्चन में से 2024 के एग्ज़ाम में आएगा। इसी में से एक पूछेगा, एक दो पूछेगा ऑप्शन करके अथवा करके, 2 आता है। इसको आइए अच्छा तरीक़ा से देखा जाए और पढ़ा जाए और समझा जाए। आइए शुरू करते हैं। मेवाड़ मुकुट, इस मेवाड़ मुकुट को लिखने वाले गंगारत्न पांडे मेवाड़ मुकुट का नायक माननीय महाराणा प्रताप जी हैं। ये जो मेवाड़ मुकुट चलता है वो बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच जिलों हेतु निर्धारित है। मेवाड़ मुकुट बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच आदि में चलता है। आइए इसको सारांश को देखा जाएगा और पढ़ा जाएगा सारांश क्या क्या है। आइए इसके प्रथम सर्ग अरावली। देखिएगा या अरावली के बारे में भी पूछ सकता है, नहीं तो प्रथम सर्ग के बारे में पूछेगा। इन दोनों को ध्यान दीजिएगा। प्रथम सर्ग यानी अरावली। आइए प्रथम सर्ग के बारे में देखते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। वह मेवाड़ की रक्षा का पूर्ण दायित्व स्वीकार करके अत्यंत गर्व के साथ अपना मस्तक ऊंचा किए हुए खड़ा है। इन अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं में कभी ऋषि मुनि तपस्या करते थे और वहां पर उनके वेद मंत्रों के स्वर गूंजते थे। युद्ध में पराजित होने के पश्चात राणा प्रताप इसी सुरक्षित स्थान में पहुंचे जिसमें वे अपनी पत्नी लक्ष्मी और पुत्र तथा पुत्री को लेकर निवास करते हैं। वन में अनेक कष्टों को सहन करते हुए भी उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा की तथा शत्रु पक्ष की कन्या को पुत्री के समान पाला।
यह उनकी उदारता एवं शरणागत वात्सल्यता का परिणाम है। सर्ग के अंत में महाराणा प्रताप की पत्नी अपने पुत्र को गोद में लिए भविष्य की चिंता में निमग्न बैठी है। यानी प्रथम सर्ग क्या कह रहा है अरावली? अरावली एक पर्वत होता है, पर्वत की श्रृंखला है जो गर्व के साथ अपना मस्तक ऊंचा किए खड़ा रहता है, माना जाता है खड़ा है। और जो अरावली पर्वत है वह श्रृंखलाएं ऋषि मुनि तपस्या वहाँ पे कभी कभी करते थे, जो उन लोगों की आवाज़ें गूंजते थे उस अरावली पर्वत पे। और जब भी महाराणा प्रताप युद्ध लड़ करके पराजित होने के पश्चात राणा प्रताप उसी अरावली पर्वत पे आते थे, पत्नी लक्ष्मी और पुत्र और पुत्री को लेकर वहीं पर निवास करते थे। वन में अनेक कष्टों को सहन करते हुए भी उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा की। वन में रह करके भी अपने स्वाभिमान को नहीं भूले, अपने देश के प्रति, अपने अरावली, अपने मेवाड़ मुकुट के प्रति लड़ते रहे। जो शत्रु पक्ष की कन्या को भी पुत्री के समान पाला था इन्होंने। जो शत्रु की कन्या थी उसको ये अपने पुत्री के समान पाला। उनकी उदारता और शरणागत वात्सल्य का परिणाम है। सर्ग के अंत में महाराणा प्रताप की पत्नी अपने पुत्र को गोद में लिए हुए भविष्य की चिंता में निमग्न है कि मतलब हमारे बच्चे का क्या होगा। ये लोग खुद तो जंगल में रह ही रहे हैं, लोग पर्वत पे रह ही रहे हैं लोग, इन लोगों के बच्चों के क्या होगा। ये अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में इनकी पत्नी यानी लक्ष्मी चिंता कर रही हैं। आइए द्वितीय सर्ग को देखा जाए कि द्वितीय सर्ग क्या है। द्वितीय सर्ग लक्ष्मी के बारे में दिया गया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला पर महाराणा प्रताप की कुटिया है। चांदनी रात का प्रथम प्रहर है, सर्वत्र नीरवता व्याप्त है। पक्षीगण दिन भर की थकान के बाद अपने अपने घोंसलों में सोए हुए हैं। इस एकांत तथा निर्जन स्थान पर अपनी कुटिया के समक्ष चिंतामग्न मुद्रा में रानी लक्ष्मी बैठी हुई है। अपने भोग से पीड़ित पुत्र को देखकर व्यथित हो उठी हैं। राणा की संतान होते हुए भी भरपेट दूध भी उपलब्ध नहीं है। रानी लक्ष्मी कहती है कि देखिएगा, लक्ष्मी जो उनके पत्नी है वो चिंता में डूबी हुई है कि यदि महाराणा का भी पुत्र है तो उसको भी दूध पीने की उतना वो नहीं हो पा रहा है। उसने बैठी बैठी एकांत में देख रहे कि हर एक चिड़िया शाम को अपने घोंसले में सोए हुए हैं, लेकिन ये अपने कुटी के बारे में चिंतामग्न मुद्रा में रानी लक्ष्मी बैठी हुई है और अपने भोग से पीड़ित बच्चों को देखकर व्यथित हो उठी कि राणा की संतान होते हुए भी भरपेट दूध नहीं मिल रहा है। तो रानी लक्ष्मी क्या कहती है उसको देखा जाए। कर्म योग तो आदर्श मात्र है, कर्म भोग ही सच्चा दर्शन है। सज्जन सर्वदा मार्मिक वेदना को प्राप्त करते हैं, परंतु कुमार्गी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसको देखिएगा, यानी कर्मयोग तो आदर्श मात्र है, कर्मयोग तो आदर्श मात्र है, कर्म भोग ही सच्चा दर्शन है। सज्जन सर्वदा मार्मिक वेदना को प्राप्त करते हैं, सज्जन जो होते हैं मार्मिक वेदना को प्राप्त करते हैं, परंतु कुमार्मी व्यक्ति जो होता है जीवन में सफलता प्राप्त करता है। महाराणा प्रताप शत्रु के समक्ष अपना मस्तक नहीं झुका सकते। इसी स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रकार के दुखों को सहन कर रहे हैं। लक्ष्मी सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं को तो कष्टों में डाल सकती है, लेकिन अपने पुत्र तथा पुत्री का दुख उससे देखा नहीं जाता। उसके मुख से अचानक निकले इन शब्दों को सुनकर महाराणा प्रताप रानी के रोने के कारण पूछते हैं। रानी लक्ष्मी कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं कहकर आंसू पोंछती हुई कुटियों के अंदर चली जाती है। महाराणा प्रताप के अश्रु भी अचानक निकल आते हैं। अपने लक्ष्मी रानी
को दुखी देख करके और उनकी दुखी के कारण पूछते हैं। रानी इधर उधर खा करके नहीं बताती है, लेकिन उनके आंसुओं को देख करके महाराणा प्रताप के भी आंसू अचानक निकल आते हैं। आइए तृतीय सर्ग महाराणा प्रताप के बारे में देखा जाए, उन्होंने क्या बोले। तृतीय सर्ग यानी महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप कुछ समय तक अपनी कुटियों के समक्ष खड़े हुए कुछ विचार करते रहे। फिर वृक्षों की घनी छाया में आंखें बंद किए हुए रानी लक्ष्मी की कष्टों के बारे में सोचते हैं। वे कहते हैं कि कर्तव्य का पालन करने के द्वारा ही यश की प्राप्ति होती है। मेवाड़ को मुक्त कराना ही उनका प्रमुख कर्तव्य है। इसके लिए वे अपने प्राणों की आहुति तक देने के लिए तैयार है। वे सोचते हैं मैं ही अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित क्यों हूँ। मान सिंह जैसे वीर और उसके इशारे पर नाच रहा है अकबर कि साम दाम दंड भेद की नीति से मैं ही शेष बचा हूँ। लेकिन आज मैं किस स्थिति में पहुँच गया हूँ। रे अकबर, आज राणा को तूने सभी राजपूतों से अलग करके भटका दिया है। मेरा बंधु शक्ति सिंह भी विद्रोही अकबर से जाकर मिल गया है, परंतु जब उसकी आत्मा उसे धिक्कारेगी तो अवश्य ही वह लौटकर वापस आएगा। महाराणा प्रताप चेतक की स्वामी भक्ति तथा शत्रु पक्ष की कन्या दौलत के बारे में भी विचार करते हैं। वे सिसोदिया वंश की आन रखने का संकल्प लेते हैं, लेकिन साधनहीन हुए वह विचार करते हैं कि वह शत्रु पक्ष का सामना कैसे करेंगे। इन्होंने अपने मार्ग से नहीं हट सकते हैं, क्योंकि इन्होंने साम दाम दंड भेद अपना लिए थे और किसी तरह मेवाड़ मुकुट को लेना था, क्योंकि इनके भाई भी मिल चुका था, इनके भाई भी साथ छोड़ दिए थे और इनके पास लड़ने वाला साधन भी नहीं था। अब कैसे साधन लें, कहाँ से लें, लेकिन साधनहीन हुए विचार करते हैं कि वह शत्रु पक्ष से सामना कैसे करें। आइए चतुर्थ सर्ग दौलत के बारे में देखा जाए। इनका सामना एक दौलत से हुआ। दौलत चिंतामग्न मुद्रा में लताओं से आच्छादित घनी छाया में बैठी हुई अपने विगत जीवन के संबंध में विचार कर रही है और कहती है, उस भोग विलास भरे जीवन में कटुता ही थी, प्रीति नहीं। उसे विगत जीवन अच्छा नहीं लगता। महाराणा प्रताप की सज्जनता के बारे में विचार करती हुई कहती है, हे अकबर, यह क्यों नहीं समझते कि ईश्वर ने सबको समान बनाया है। वह शक्ति सिंह और प्रताप में तुलना करती हुई कहती है, ये सूर्य है, वह दीपक है। अकबर और महाराणा प्रताप के बारे में बोले कि ये सूर्य है और वो दीपक है। दौलत महाराणा प्रताप के लिए कुछ करना चाहती है। विचारों में निमग्न दौलत को उसी समय किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। यहीं पर इस सर्ग का अंत हो जाता है। आइए पंचम सर्ग को देखा जाए कि पंचम सर्ग में क्या है। पंचम सर्ग यानी चिंता। अब चिंता के बारे में बात किया जाए। एकांत स्थान में बैठी हुई दौलत राणा प्रताप के कदमों की आवाज़ सुनकर उठ खड़ी होती है। राणा प्रताप उसके एकांत में बैठने तथा उदासी के कारण पूछते हैं। वह कहती है, मैं तो बहुत सुखी हूँ, बस एक ही डर है कि मेरे कारण कहीं आपकी स्वाधीनता का प्रण न टूट जाए। मैं आपकी कुछ सेवा तो नहीं कर सकती, उल्टे आपके दृश्य मैं आपकी कुछ सेवा तो नहीं कर सकती, उल्टे आपके दुख ही मैंने बढ़ा दिया है। राणा कहते हैं, पगली, भला कौन सा दुख यहाँ मेरे लिए ले आई है। तेरे आने से मुझे एक बेटी मिल गई है। दौलत उत्तर देती है, रानी लक्ष्मी तो भीतर पीड़ा का विष पी रही है। मैं उनसे कुछ पूछते भी
सहमति हूँ, आज आप मेरे साथ चले, मैं उनका दुख दूर करने का प्रयास करूंगी। खष्ट सर्ग यानी पृथ्वीराज के बारे में है। आइए खष्ट सर्ग पृथ्वीराज के बारे में देखा जाए। महाराणा प्रताप प्रातः काल में प्रस्थान का प्रबंध कर रहे हैं। इतने में ही एक विश्वासी अनुचर आकर राणा को एक पत्र देता है। यह पत्र देश एवं राष्ट्रभक्त पृथ्वीराज द्वारा भेजा गया है। पृथ्वीराज अकबर के कवि सखा हैं, लेकिन महाराणा से भेंट करने पर वह उनकी प्रशंसा करते हैं और उन्हें अकबर के साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। राणा प्रताप अपनी साधनहीनता की बात कहते हैं। इस पर पृथ्वीराज महाराणा प्रताप को भामाशाह का परिचय देते हैं और बताते हैं कि वे आपकी सभी प्रकार से सहायता करने को तत्पर हैं। पृथ्वीराज भामाशाह को बुलाने के लिए राणा की आज्ञा भी लेते हैं। आइए इस मेवाड़ मुकुट का सबसे लास्ट सर्ग, सप्तम सर्ग यानी भामाशाह के बारे में देखा जाएगा और यही लास्ट सर्ग भी है। भामाशाह। महाराणा प्रताप भावी जीवन में आने वाले नवीन मोड़ के विषय में सोच रहे हैं। तभी हिरणों का समूह वन में घूमता हुआ उनके सामने से निकलता है। तत्पश्चात महाराणा प्रताप तथा मातृभूमि के जय जयकार करते हुए भामाशाह वहां उपस्थित होते हैं। भामाशाह महाराणा प्रताप को अपने पूर्वजों की संचित संपत्ति को समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन प्रताप पराया धन कहकर उसे अस्वीकार कर देते हैं। भामाशाह पराये धन के विषय में प्रताप के भ्रम को समाप्त करते हैं और कहते हैं कि यह उनका अपना ही धन है। इस बात को सुनकर प्रताप भामाशाह को गले से लगा लेते हैं। कभी वाणी उनके इस देश प्रेम पर मुग्ध होकर गा उठती है। क्या गाती है? धन्य स्वदेश प्रेम भामा का, धन्य त्याग अक्षर। इससे राणा प्रताप में नवीन शक्ति का संचार होता है। महाराणा प्रताप देश पर मर मिटने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यही मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की समाप्ति हो जाती है। मेवाड़ मुकुट के लिए महाराणा प्रताप बहुत कष्टों के सामना करना पड़ा। इनको जंगल में भी रहना पड़ा और इनके बीवी को भी एहसास हो गया कि एक राजा की पत्नी होते हुए भी खुद उनके बच्चों को दूध पिलाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। इन्होंने अपने स्वाभिमान को देखते हुए अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। इन्होंने देश के लिए लड़ा, मेवाड़ मुकुट के लिए लड़ा। इनके साथ देने वाले इनके खुद भाई भी नहीं साथ दिए, लेकिन इन्होंने खुद अकेले ही संकल्प किया था, अकेले ही लड़ा। आप लोग इस मेवाड़ मुकुट को सुनिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा लिख लिख करके, क्योंकि मेवाड़ मुकुट बार बार पूछा जाता है और यही सातों सर्ग में से ही किसी एक सर्ग को या तो नायक या तो सर्ग किसी भी तरह का क्वेश्चन बना सकता है और हर एक प्रकार का क्वेश्चन इसी सातों सर्ग के अंदर बनेगा। आप लोग इसको पढ़िएगा या वीडियो को सुनिएगा, सुनते ही वक्त आप लोग को सब यादें हो जाएगा। सुन करके यादें कर लीजिएगा इसका स्टोरी क्या है, और 2024 के बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे।